नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चीन के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर भारत पर जहरीला हमला बोला है। इमरान खान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कश्मीर में निष्पक्ष जनमत संग्रह कराने में असफल रहा है। उन्होंने विश्व समुदाय से अपील की है कि वे भारतीय सेना के कब्जे से कश्मीरी लोगों को मुक्त होने की कश्मीरी जनता की इच्छा को अनदेखा न करें। बलूचों पर गोलियां बरसा रहे पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि मोदी सरकार कश्मीरी लोगों को दबाने के लिए फांसीवादी नीतियों को अपना रही है। चीन के उइगर मुस्लिमों के दमन पर चुप्पी साधने वाले इमरान खान ने कहा कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इसमें मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और जनसांख्यिकी को बदलने का खतरा शामिल है। इमरान खान ने दावा किया कि ये सभी जिनेवा संधि का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की फांसीवादी नीतियां कश्मीर लोगों के प्रतिरोध को कुचलने में नाकाम रहीं। पाकिस्तानी एनएसए ने दावा किया, हमने बार बार कहा है कि गेंद अब भारत के पाले में है। हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी माहौल भारत की ओर से आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीज फायर को लागू करने पर बनी सहमति कश्मीर को लेकर पश्चिमी देशों से बने दबाव को कम करने की भारतीय रणनीति थी। जब आप बात करते हैं कि तो यह जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरा पक्ष यह महसूस करता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, दोनों को साथ बैठना चाहिए और एक बीच का रास्ता तलाश करना चाहिए। Criticism about the treatment of Uyghurs by China in the West, but our ambassador went there, Moinul Haq, who's our ambassador in China. We asked him, and he went there, and he sent us information that this is actually not true on the ground. But what we in Pakistan find it very difficult to swallow is that while they talk about Uyghurs, they do not talk much in the West about Kashmir. Because in Kashmir, the worst violations of human rights are taking place by India. And somehow there is selective silence about human rights in Kashmir, where there's something like 9 million people who are, really basically living in the worst conditions in almost an open prison by these 800,000 Indian troops. So we find it very difficult that while on one side they talk about Xinjiang, but on the other hand there is the silence about. चीन के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर भारत पर जहरीला हमला बोला है। इमरान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कश्मीर में निष्पक्ष जनमत संग्रह कराने में असफल रहा। उन्होंने विश्व समुदाय से अपील की है कि वे भारतीय सेना के कब्जे से कश्मीरी लोगों को मुक्त होने की कश्मीरी जनता की इच्छा को अनदेखा ना करें। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कार्तिकेय सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। वीएन झा जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप चर्चा में शामिल हैं। सर, जिस तरह की बातें पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर को लेकर कही जाती रही हैं, उन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि एक बार फिर से इमरान खान ने ये कहा है कि कश्मीरी जनता की इच्छा है कि हमें भारतीय सेना के कब्जे से मुक्त कराया जाए। नमस्कार, और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबों को भी मेरा नमस्कार। जहां तक ये प्रश्न है पाकिस्तान का और कश्मीर का, देखिए, एक बिच्छू की प्रवृत्ति होती है कि उसको जब भी मौका मिलेगा वो आपको डंक मारेगा। एक सांप है, उसके आप कहीं आसपास में जाइए, उसकी प्रवृत्ति वही है। तो ये जो जाति है जिसमें कि इमरान खान भी उसको बिलोंग करते हैं, तो ये तो वही करेंगे जिससे कि भारत को तकलीफ हो, क्योंकि उन्होंने 1971 में कसम खाई है कि वो भारत को तोड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने पहले खालिस्तान के थ्रू ट्राई किया था, खालिस्तानी टेररिस्ट के थ्रू, आजकल कश्मीरी टेररिस्ट के थ्रू वो कर रहे हैं।
लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज प्रश्न पूछता हूँ अपने भारतीय कदरदानों को ही, और यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनको, जी। मोदी सरकार को, हम्म। कि जब आप जानते हैं कि पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है, आप किस लिए चुप बैठे हैं भाई? आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रोज मानवाधिकार का हनन हो रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं का और सिखों का जीनोसाइड हो रहा है, जो पिछले 18% से आज 2% से कम हो गए हैं। आपके अपने जो 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 रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, वो अभी सेमी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। जी। तो आप ऐसा एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग, एक ऐसा चीज क्यों नहीं बुलाते हैं ह्यूमन राइट्स का, जिसमें कि पाकिस्तान में जो ये मानवाधिकार का ये जिनोसाइड चल रहा है, हनन चल रहा है मानवाधिकार का, इसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट करें। आप तो ये सब चीजें पाकिस्तान को करने के लिए दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास में कम से कम ऐसे 48 रीजंस हैं, 48 कॉज हैं, जिसके चलते कि उसको टेररिस्तान घोषित किया जा सके। आज भारत जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सेमी परमानेंट मेंबर है। हम आशा करते हैं कि डॉक्टर जयशंकर और उनकी जो मंत्रालय है वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से टेररिस्तान घोषित करे। ये सब आपके हाथ में है। ब्लैक लिस्ट में तो आ नहीं पा रहा है पाकिस्तान, ये बड़ी विडंबना है। आप देखिए ना, उसकी मदद करने वाले भी तो बैठे हैं। जी हाँ, जी हाँ, देखिए उसके मदद करने वाले होंगे, उसके आका, उसके पिता चीन हैं, उसके जो इस्लामिक जो सपोर्टर्स हैं इस्लामिक कॉज के, चाहे मलेशिया हो, चाहे टर्की हो, चाहे और कोई हो, या फिर उसके आसपास अड़ोस पड़ोस में ही होंगे, वो लोग आप उनकी मदद करेंगे। लेकिन हम हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हैं? हमारी विदेश मंत्रालय क्यों नहीं एक्टिव है कि पाकिस्तान को हर एवरी नाउ एंड देन दे शुड ड्राइव पाकिस्तान टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, टू द ह्यूमन राइट काउंसिल, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। अभी हाल में ही क्रिश्चियन के एक पादरी थे, उनको सरेआम गोली मार दिया और कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन पहले एक श्रीलंकाई नेशनल को सड़क पे जला के मार दिया, कहीं किसी ने चू नहीं किया। क्यों हमारी विदेश मंत्रालय जो है वो इस तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है? अरे भाई, हम जानते हैं कि हमारे देश में भी उसके कुछ समर्थक हैं, चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो, वो समर्थक को कुछ करने दीजिए। लेकिन जो सरकार के हाथ में जो चीज है, हम जो चीज कर सकते हैं, हम वो क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल। कार्तिकेय जी, आपका भी रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगी सर। जिस तरह का बयान दिया गया है इमरान खान की तरफ से, उस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? और बयान में आपको बता देती हूँ कि वो कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों की ये इच्छा है कि उन्हें मुक्त कर दिया जाए। क्या वाकई में कश्मीर के लोग मुक्ति चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो किससे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जो भी कश्मीर के लोग हैं, सबसे पहले तो देश के लोग हैं, वो हमेशा देश के साथ हैं। तो इसमें इमरान जी वहां बाहर जाके क्या बोलते हैं, इससे तो हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। हाँ, ये जरूर है कि भारत की वर्तमान सरकार ने एक अपनी राजनीति को पूरा करने के लिए देश की नीति को बिगाड़ के रख दिया है। राहुल जी ने भी कुछ समय पहले ही संसद में बोला कि पहली बार है कि चाइना और पाकिस्तान इतने क्लोज आ गया है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में हर कंट्री पे की आपकी खुद की पॉलिसी होती है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमेशा करके दिखाई थी लोगों को। उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के बीच में गैप क्रिएट किया था। आज चाइना पाकिस्तान हमारे पास डबल थ्रेट बन के आ रखा है। आप इस रीजन की बात करिए तो अफगानिस्तान में इस समय तालिबान है, आपको वहां से खतरा है। पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, आपको उससे खतरा है। चाइना ने आपको मल्टी प्लेसेस में इंगेज कर रखा है। बीट आप अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, आप डोकलाम की बात कर लें, आप गलवान की बात कर लें, आप पैगोंग की बात कर लें, और उसके बाद आप चाइना को डिसएंगेज करने की जगह आप उससे और एंगेज कर रहे हो। अगर आप कुछ इसमें इकोनॉमिक ट्रेड की बात कर लोगे तो इंडिया और चाइना का ट्रेड $125 बिलियन पहुंच गया है जी। और उसमें हमारा जो इंपोर्ट है वो करीबन $98 बिलियन का है, और हमारा ट्रेड डेफिसिट उनके साथ 22% का इंक्रीमेंट हो चुका है। तो हम उनको आपस में खुद ही ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं अपनी नीतियों के कारण कि चाइना और पाकिस्तान एक आए और थ्रेट आए। ऐसा क्यों हुआ कि इमरान को जाकर के चाइना के पास ही जाकर के अपना रोना पड़ा है? तो इसलिए क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वो किस तरीके से इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उठा करके
जो करंट गवर्नमेंट की गलतियां हैं उसको उजागर करेंगे और इंडिया के ऊपर और प्रेशर इंपोज करेंगे। अभी झाजी ने सर ने बहुत अच्छी बात बोली और उसको मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, यूएन का ह्यूमन राइट्स हमको ही नहीं सपोर्ट कर रहा है इस इशू पे। आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया, उसके ऊपर ह्यूमन राइट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है उससे वहां पे माइनॉरिटीज को थ्रेट होगा। तो आप एक इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को, यूएन को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर के आ पाए हैं। पाकिस्तान तो हमारे से पहले से ही अलग चल रहा था, चाइना हमसे अलग चल रहा है, तो इस कंट्री को हर तरफ से हम थ्रेट में डाल रहे हैं। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि आप अपने पॉलिटिकल गेन के लिए आप इंटरनेशनल रिलेशन को मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। ठीक एक है। देश की नीति अलग होती है और राज्य की नीति अलग होती है। आप अपनी राजनीति को पूरा करने के लिए आप देश की नीति को बिगाड़ रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार को समझना चाहिए। चलिए कैप्टन सिंह, आपका रिएक्शन। पल्लवी जी, जी सर। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी भी अपने पैरों पे नहीं चला है, दूसरों के पैरों पे चलता रहा है, दूसरों की दी हुई खाता रहा है। पहले अमेरिका के रहमो करम पे पल रहा था, जब अमेरिका ने इसको डाइट कर दिया, भारत के और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे बन गए, तो पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल डाइट कर दिया। फिर वो जाके चाइना की गोद में बैठ गया। तो चाइना का भी अपना स्वार्थ है कि ज्यादा से ज्यादा चाइना की योजना पाकिस्तान में चल रही है। और जिस तरह से कश्मीरियों की बात कर रहा है पाकिस्तान, क्या उसे दिखाई नहीं देता कि चाइना के अंदर जो उइगर मुसलमान है उनकी स्थिति वहां पर कितनी दयनीय है। उनको जो है ना बिल्कुल कैद करके रखा है, और तो और उनकी जो महिलाएं हैं उनको उनके साथ दुराचार हो रहा है। तो वो इमरान खान को पाकिस्तान को दिखाई नहीं देता या अन्य मुस्लिम कंट्रियों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, एक देश आतंकी देश बन चुका है पाकिस्तान। इसके खुद के देश में देखिए स्थिति क्या है। अभी थोड़े दिन पहले 40 पाकिस्तानी सैनिकों को जो है ना इन्होंने उनके ही देश में उन्होंने मारा है। जो बलूच सेना है उसने मारा है इनको, और बलूचों की इन्होंने क्या हालत बना दी है। तो इनके खुद के देश में कितनी बुरी हालत है। जो बलूचों में इतने अत्याचार किए जा रहे हैं कि बलूचों के बच्चे जो है ना पता ही नहीं चलते, कब उठा लिए जाते हैं और उनको खत्म कर दिया जाता है। तो पहले अपने देश की तरफ वो खुद देख ले कि वो उसके देश में कितनी शांति है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, कांग्रेस की नीति शुरू से ही इस देश के विरोध में रही है। ये वही कांग्रेस है कि इनके नेता पाकिस्तान में जाके बैठते थे और कहते थे कि भारत से ज्यादा मुझे प्यार पाकिस्तान में मिलता है। ये कांग्रेस के नेता जाके कहते थे और वहां समर्थन मांगते थे। चुनी हुई भारत की सरकार को कहते थे कि इनको हटाइए, मुझे लाइए। तो इनकी शुरू से नीति कांग्रेसियों की ये रही है। और जब जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जब वो प्रधानमंत्री थे तो भारत को स्थायी सदस्यता मिली थी यूएनए में। तो जवाहरलाल जी ने वो सदस्यता किसको दे दी? चाइना को दे दी। तो इनके जग जाहिर है कांग्रेस के चाइना पाकिस्तान के संबंध और क्या कैसे प्रेम रहे हैं। तो ये पाकिस्तान से कम नहीं है कांग्रेसी। ये जितने बड़े हमारे राहुल गांधी ने जो अभी बयान दिया था सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान पहले से भी ज्यादा करीब आ गए हैं, क्या ये बयान सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरीके से भीख मांगने गया पाकिस्तान चीन के पास और वो भीख उसे मिल भी गई है, तो ये क्या जो अभी घटनाक्रम चल रहा है ये क्या इसको साबित कर रहा है? वाकई में करीब आ गए हैं दोनों देश? वो तो करीब क्या, वो पाकिस्तान चाइना के रहमो करम पे पल रहा है। मैंने आपको पहले कहा, उसके बदले में चाइना अपना फायदा सोचता है। जिस तरह से चाइना में आधे से ज्यादा पाकिस्तान को चाइना ने अपने अंडर कब्जा कर रखा है। तरह तरह की योजना अपनी डाल रखी है, कॉरिडोर वहां वो बना रहा है, बंदरगाह अपने बना रहा है। तो पाकिस्तान को तो चाइना गुलाम बना रहा है। तो उनको भीख देके चाइना ने पाकिस्तान को गुलाम बना लिया है। मगर समस्या ये है कि हमारे ये ही दो दुश्मन नहीं है। हमारे देश में बैठे हुए जो दुश्मन है, जो देश का विरोध करके और चाइना का समर्थन कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी वक्त पे आपने देखा हो हमारी देश की सेनाओं का विरोध करते हैं और चाइना की सेना का समर्थन करते हैं। जो डोकलाम में हुआ था उसमें दुनिया जानती है कि हमारे सैनिकों ने वीरता लड़ते हुए 40 से अधिक चाइना के सैनिक मारे थे।
मगर उनके ऊपर का ना राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा था, मगर यह जरूर कहा कि भारतीय सेना मारी गई। तो समय समय पे जब कांग्रेस चाइना की गोद में बैठी रहती है, ऐसा है सर, राहुल गांधी तो लगातार इस बात पर सवाल उठाते रहे हैं कि भारतीय सीमा में कितना अंदर तक घुस गई है चीनी सैनिक। वो तो ये सवाल उठा रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि कितनी जमीन हमने उनको दे दी, वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रति हमारा क्या रुख है, क्या रवैया है। वो तो आपसे आपकी नीतियां जानना चाह रहे हैं सर। विपक्ष का काम होता है कि वो सरकार से सवाल करे और जाने कि वाकई में जो विदेश नीति है वो सरकार की क्या है और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको लेकर किस तरह की नीति हम अपना रहे हैं, उसमें गलत क्या है। उसमें हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो इसकी गोद में है कि उसकी गोद में है। नेक नीति से अगर कोई चर्चा करी जाए तो वो समझ में आती है, देश को भी समझ में आती है और राजनीति को भी समझ में आती है, सरकार को भी समझ में आती है। मगर जिसकी नीति ही खोट हो, जो देश के प्रति नीति वो जो है ना देश को खड्डे में डालने वाली हो, देश के प्रति गद्दारी वाली सोच रखते हो, तो उनकी नीति तो आप सोच लिए। क्या इन्होंने जब आप सुने, जब हमारी सेनाओं ने बालाकोट पे जब अटैक किया था तो क्या राहुल गांधी ने सवाल नहीं उठाए थे? क्या सबूत नहीं मांगे थे कि कहां आप करके आए, मुझे सबूत दे? तो हमारी सेनाओं के ऊपर जो सवाल उठाने वाले हैं, तो आप सोचिए कि इनकी नीति क्या है। एक कांग्रेस पार्टी एक ऐसा इस देश के लिए नासूर है और ये कहते हैं जमीन कब्जा कर ली। अरे सेना में मैं रह के आया हूं, मैं चाइना बॉर्डर पर बहुत समय तक रहा हूं, अरुणाचल में। नेहरू जी के टाइम इतनी ज्यादा जमीन उन्होंने कब्जा करी थी और नेहरू जी ने चू तक नहीं करी थी। मगर सर आप भी सेना में रहे हैं और झा साहब इस समय हमारे साथ जो चर्चा में शामिल हैं, उन्होंने भी सेना को अपना समय दिया है, एक लंबी सेवा उन्होंने सेना में दी है। उनसे भी हम ये बात समझना चाहेंगे कि विदेश नीति जो रही वो किसके कार्यकाल में बेहतर रही। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। झा साहब आप ही के पास आना चाहेंगे। सर विदेश नीति के बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ कि किसके कार्यकाल में बेहतर विदेश नीति रही और वर्तमान में हम अपने पड़ोसी देशों को लेकर कहाँ खड़े हुए हैं। बड़ी फ्रैंकली मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी की जो विदेश नीति है, जो मोदी सरकार की विदेश नीति है, ये काफी प्रभावशाली रही है। जहां तक चाहे अपने नेबर्स हो या विश्व पटल हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज ए डिफेंस पर्सनल मैं इस चीज से काफी आहत हूँ कि आपके पास में जितनी अधिक शक्ति है, जितना विश्व में अभी आपका वर्चस्व है, इसके हिसाब से आप पाकिस्तान और चीन को काफी सारे सबक सिखा सकते थे जो आप नहीं सिखा रहे हैं। कम से कम पाकिस्तान को तो आप टेरर नेशन घोषित कर ही सकते थे। लेकिन अपना विदेश मंत्रालय जो है, इससे जितना उसको एक्शन लेना चाहिए, जितना उसको प्रोएक्टिव होना चाहिए, वो नहीं हो रही है। विदेश मंत्रालय के लिए एक और चीज आप याद रखें, ऐसा क्यों होता है कि आप कुछ करते हैं, चाहे आपका आर्टिकल 370 हो या चाहे और कुछ हो, तो यूरोपियन पार्लियामेंट में आपके डिस्कशन होते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपके डिस्कशन होते हैं, यूएस पार्लियामेंट में आपके ऊपर में डिस्कशन होते हैं। हम जो कि सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं विश्व में, हमारे विदेश नीति के तहत पार्लियामेंट में एक एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी क्यों ना हो, जो कि जब भी पाकिस्तान में चाहे कुछ होता है, चाहे चीन में कुछ होता है, चाहे और किसी नेशन के खिलाफ जो कुछ होता है, जो हमारे खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, उसको हम अपने पार्लियामेंट में कम से कम टास्क तो ले सकें। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अब क्यों इंदिरा गांधी ने नहीं किया था, क्यों नेहरू ने नहीं किया था, क्यों राजीव गांधी ने नहीं किया था, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन आज अगर हम ये कहते हैं कि हमारी विदेश नीति सशक्त है, अगर हमारा मोदी सरकार सशक्त है, तो ये एक एक्सटर्नल अफेयर्स विंग पार्लियामेंट में क्यों नहीं क्रिएट हो रही है? और जो आपके प्रवक्ता है कार्तिकेय जी, ये तो राहुल गांधी की बात ना करे तो वही अच्छा है, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स थे
जिन्होंने आर्टिकल 370 के बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि कश्मीरियों को गोली से बुना जा रहा है, जिसके चलते कि पाकिस्तान और चीन भारत को ड्रैग करके यूएनएससी में ले गए थे और वहां पे ह्यूमन राइट कमीशन में लेके गए थे। तो राहुल गांधी तो बात ना करें तो वही अच्छा, क्योंकि ये हमारे देश के ऊपर में काला धब्बा है। हम जानते हैं वो काफी ऑनेस्ट जैसे आदमी हैं, बड़े अच्छे पॉलिटिशियन जैसे वो कल जीतते हैं, लोगों को अप्रोचेबल हैं, लेकिन उनकी जो समझ है देश के बारे में वो बहुत ही विकृत है। तो राहुल गांधी की बात ना करें तो बेहतर है। चलिए सर, देखिए उनके बयानों पर नहीं जाते हैं, लेकिन एक फैक्ट ये भी है, मुझे भी पता है सर कि विदेश नीति और व्यापार नीति अलग अलग होती है, लेकिन चीन के साथ अभी आपने बोल दिया कि ठीक है हम बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार कर रहे हैं, दैट इज इनफ। आपने किसी कार्यक्रम का बहिष्कार करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? और दूसरी तरफ आपका व्यापार उसी देश के साथ फल रहा है, फूल रहा है, ये किस तरह की नीति पर हम चल रहे हैं? बिल्कुल पल्लवी जी, आपने वो कहते ना हिटिंग ऑन द हेड, आपने जो मेल जो है मोदी सरकार के बिल्कुल सिर पे डाला हुआ है। ये जो घोषणा की है बहिष्कार की, ये परसों उन्होंने क्यों की है? चीन में ह्यूमन राइट्स के जितने मामले आए हुए हैं, खास करके तिब्बतन के बारे में, कितने देश अभी तिब्बतन के राइट्स के ह्यूमन राइट्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं? बहुत कम। आप उइघुर मुस्लिम के बारे में बात करते हैं, बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहां पे उइघुर के बात में होती है, लेकिन तिब्बतन के राइट्स के बारे में कोई नहीं बोलता है। तो आपको तो ये चीज उठाना चाहिए, आपको ये भी उठाना चाहिए कि चीन के हाथों में आपके ऊपर में अतिग्रहण हो रहा है। और राहुल जी चाहे जो कहें या चाहे हमारे कार्तिकेयन जी जो कहें, कांग्रेस जो कहें, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये फैक्ट है कि नेहरू जी के समय से हमारे 42,000 वर्ग किलोमीटर चीन के अंदर में है, इससे मना नहीं किया जा सकता है, जिसको हम अभी तक वापस नहीं ले पाए हैं। और पता नहीं भगवान करे कि ये वापस आए, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार भी चल रही है, लगता नहीं कि ये जो अधिग्रहण किया है चीन ने हमारी जमीन को नेहरू जी के समय से 1959 ऑनवर्ड, चाहे वो लद्दाख में हो चाहे कुछ वहां पे अरुणाचल में हो, ये बिल्कुल ही निंदनीय है और इसकी हम भत्सना करते हैं। आज डिफेंस पर्सनल आर्म कंडेमिंग इट। और सबसे बड़ी जो चीज हुई थी 2013 में, जो दौलत बेग ओल्डी के बगल में जो आपका जमीन है, इलाका है 9,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का, 2013 में चीन ने उसका अधिग्रहण किया, उसमें से आधे जमीन के अब भी वो कब्जा जमाए बैठे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? कांग्रेस तो इसकी बात न करे तो बहुत अच्छी है, मैं सराहूंगा उनको कि उनकी ये बात ना करें, लेकिन एज ए डिफेंस पर्सनल हमें इस चीज की ग्लानि होती है कि पाकिस्तान तो एक छोटा सा देश है, इसको तो स्वस्थ खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो इसका जवाब तो अपने कैप्टन राय सिंह ही दे पाएंगे कि आखिर हम और किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जवाब देने के लिए। लेकिन कार्तिकेय जी का एक बार मैं रुक कर लेती हूँ। कार्तिकेय जी, पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ही कह चुके हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार से अभी तक कोई उठा क्यों नहीं राहुल गांधी को ये समझाने के लिए कि चीन और पाकिस्तान उनके परदादा के समय से करीब थे। लेकिन करके सारी बातों को जवाब दे दूंगी। कैप्टन साहब बोल रहे हैं क्योंकि ये आर्मी में रहे हैं और एक डिफेंस पर्सनल के हर देशवासी के मन में इज्जत होती है, इसलिए मैं इनको अच्छे आराम के साफ शब्दों में समझाना चाहूंगा। वरना जिन लहजों का इन्होंने इस्तेमाल किया है गद्दार शब्द का, अगर ये सेना में होते किसी देशवासी के, पहली बात तो गद्दार शब्द का प्रयोग न करते। अब इनका थोड़ा ज्ञान बढ़ जाना चाहिए। मैं बता देता हूँ, भारत ने 1962 में चाइना के साथ युद्ध किया था। भारत का युद्ध मतलब भारत की सेना ने किया था। युद्ध में या तो जीत होती है या तो हार होती है। उसके शौर्य पे सवाल उठाने वाली ये भाजपा थी। 1965 में पाकिस्तान से हमने लड़ाई लड़ी है, हम जीते हैं। 1971 में हमने लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, हमने जीते हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ये शायद कैप्टन साहब को नहीं पता होगा। इनसे अगर ये अभी मैं सवाल पूछ लूं, पहली बात तो ये अपने आप को कैप्टन बता रहा हूं, मैं मानता हूं कि इन्होंने अपनी सेवा दी है, लेकिन इनको यही नहीं पता है कि जो चाइना और इंडिया का अभी कपल हुआ था वो हुआ था गलवान में, ना कि डोकलाम में। इनको ये भी नहीं पता है और यहाँ पे ये भाजपा की तरफ से आके ज्ञान दे रहे थे। अब मैं करके आपको सारी बात बताता हूँ। मैंने कहा और राहुल जी ने सवाल उठाया है, वो ये उठाया है कि चाइना ने इंडिया को कई जगहों पे इंगेज कर रखा है, वो चाहे डोकलाम हो, वो चाहे अरुणाचल हो, वो चाहे गलवान हो, इस बात को कहा है। और जो 370 पे फिर मैं रुक करूंगी आपका। हाँ बोलिए बोलिए। मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, आप मेरे सीनियर हैं, आप सरप्रीज सुने उस चीज को। जो आपने राहुल गांधी जी के बारे में बोले, मैं उस पर बोल रहा हूँ।
यूएन के ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स ने बोला था इस बात को, राहुल जी की बात नहीं थी। उस बात को आप पूरा सुन ले, उस बयान को। उन्होंने उस बात को दोहराया था कि ये बोला था, उन्होंने इसी बात को दोहराया था। जो भाजपा वाले कहते हैं ना, इंसानियत, जमहूरियत, राहुल गांधी ने क्या बालाकोट के सबूत नहीं मांगे थे? राहुल गांधी ने क्या सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे थे? सिंह साहब एक एक करके बात कर लेते हैं ना सर। अच्छी खासी डिबेट चल रही है सर, ये इंटरप्शन खराब कर देता है। जब भी मुंह से बोलता है तो देश के लिए गहरा मिलता है। राहुल गांधी नेता का देश में रहेगा तो वो विपक्ष की भूमिका में, वो दुश्मन की भूमिका निभा रहा है। यही काम है। वो जब भी बोलता है तो देश के खिलाफ बोलता है। राहुल गांधी जैसों को तो इनकी आवाज डाउन कर दी। तो किसका इंतजार कर रहे हैं सिंह साहब? किसका इंतजार कर रहे हैं? सरकार बदलने का या आपके प्रधानमंत्री बनने का? अगर आपके पास सबूत है कि वो देशद्रोही है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते सर? पूरी कांग्रेस पार्टी अगर देशद्रोही है तो कार्रवाई कीजिए ना। आपके हाथ किसने बांधे हैं? बिल्कुल मैंने इसीलिए कहा था इनको, अगर ये कैप्टन ना होते तो ठीक है सिंह साहब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बात कर लेते हैं सर। पता है बहस का पूरा माहौल खराब हो जाता है सर। एक एक करके बात करते हैं, कुछ अच्छी बातें निकलकर सामने आती हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर प्लीज। मैं कार्तिकेय जी की बात सीधा आप ही का रुख करूंगी, प्लीज सर प्लीज। क्या कांग्रेस के नेता बताना चाहेंगे कि इनके नेता पाकिस्तान में मदद मांगने क्यों जाते थे? इसका जवाब है इस पे। अभी फिर आप उस बहस में जाना चाहते हैं तो चीजें बहुत आगे बढ़ जाएंगी सर। फिर आपको भी अपने बिरयानी और झूलों का जवाब देना पड़ जाएगा, इसलिए छोड़िए इन सब चीजों को, हम रह लेते हैं ना। अभी इसी पे बात कर लेते हैं सर प्लीज। पल्लवी जी, आप उनकी एंकर, आप न्यूज की एंकर नहीं है, आप कांग्रेस की प्रवक्ता। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, थैंक यू। ठीक है, बोलिए कार्तिकेय जी। पल्लवी जी, मैं इनको इन्हीं की बात बोल रहा था। देखिए क्या होता है ना कि ये डिफेंस में रहे होंगे, लेकिन ये भाजपा में आने के बाद व्हाट्सएप का ज्ञान को असली ज्ञान मान ले रहे हैं। इन पे कोई प्रूफ नहीं होगा। मैं तो कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता बार बार बोल रहा है, अगर आप पे प्रूफ है, आपको जो करना है हमारे पार्टी का आप कर लीजिएगा, लेकिन जो सवाल है वो बिल्कुल है। प्रधानमंत्री ने जब गलवान में हुआ, पैगोंग के अंदर चाइना की आर्मी आके बैठी, हमने सवाल उठाया, प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई आया, ना कोई घुसा है, ना कोई वहां पर है। लेकिन उसके बावजूद हमको बार बार डायलॉग करना पड़ रहा है डिसएंगेजमेंट का। ये कैप्टन है, ये बता दे कि चाइना की आर्मी अंदर है कि नहीं है। गलवान में इतना बड़ा सफल हो गया। पैगोंग में मैं भी तो सवाल सारे पूछ लूं। पैगोंग में भाजपा की सरकार ने, भाजपा के सांसद में संसद के अंदर माना है कि चाइना ब्रिज डेवलप कर रहा है। झा जी डिफेंस एक्सपर्ट, इनको पता होगा। पैगोंग में त्रिशूल तक का एरिया जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमारी क्लेम लाइन है, उस पर वो पुल बना रहा है। इस पे ही कैप्टन साहब चुप रहेंगे। आप वो जवाब भी तो दीजिए कार्तिकेय जी। झा साहब ने एक बड़ा आपसे सवाल किया था कि आपके समय में कितने हजार किलोमीटर का जो एरिया था वो कवर कर लिया गया चीन की तरफ से। उसका मैंने आपको जवाब दिया ना। मैंने कहा कि युद्ध होता है, इनके तरह हमने अपनी आर्मी को रोका नहीं, हमने युद्ध लड़ा था। वहां पे क्या धोखा हुआ था पंचशील के बाद सबने देखा था। हमने युद्ध लड़ा था, देश को आजाद हुए 15 साल हुए थे। उस युद्ध में हमारी हार हुई थी और हमने उस पर कभी अपना क्लेम हटाया नहीं है। हमें जब मौका मिलेगा, जब स्थिति होगी, वो हमारी जगह थी, हमारी जगह है, हमारी जगह रहेगी। और इनकी बात जो अभी बता रहे थे कैप्टन साहब यहाँ बैठे हुए भाजपा के होकर के चले गए, वो अब नहीं है, वो चर्चा छोड़कर चले गए। मैं बता दूं, चादर वो यही हालत है इनकी। देखिए मैंने क्या कहा, इन पे अगर आप फैक्ट और लॉजिक में पल्लवी जी बात करेंगी ना, तो आप पे कुछ भी झूठा क्लेम लगा के, आपको देशद्रोही बोल के, आपको गद्दार बोल के लोग ऐसे निकलते हैं। ये अपने आप को शीशे में आंखों में आंखें डाल के देख लेते, आज समझ आता है कितना झूठ बोला है। रक्षा विशेषज्ञ वीएन झा जी आपकी बात से असहमत नजर आ रहे हैं। कार्तिकेय जी, आपने जो कुछ भी कहा उससे असहमत नजर आ रहे हैं। झा साहब, पूछ लेते हैं कि उन्हें कौन सी बात में कहाँ कुछ गड़बड़ी और गलती नजर आ रही है। झा साहब। पल्लवी जी, आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया था उसमें एक छोटा सा शब्द छूट गया था। जी सर। मैं ग्रुप कैप्टन हूँ। मैंने बोला था सर, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन। हाँ नहीं, शायद इनको कार्तिकेय जी को शायद पता नहीं चला था। जी जी। 38 साल हमने फौज में गुजारे हैं और मैं कश्मीर में, मैं लद्दाख में रह चुका हूँ, इसलिए वहाँ के हर चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो अक्साई चीन का अधिग्रहण हुआ था वो नेहरू जी के समय में हुआ था, वो तो बहुत पुरानी बात है। जिसके बाद के 1962 का एक्शन हुआ था और उसमें हम कुछ नहीं ज्यादा कर सकते हैं अनलेस हम फिर से एक मिनट। तो
इसके चलते वो जो अक्षय चिन्ह है वो कब आएगा पता हमारे पास में वापस, ये तो पता नहीं है। हाँ। लेकिन जो डीबी में जहां पे जो अभी 2013 में जो अधिग्रहण किया है वो उन्होंने 450 स्क्वायर किलोमीटर, वो तो बिल्कुल यूपीए के टाइम में हुआ था और हम चुप थे। आपको पता नहीं है शायद कि हमारी एयरक्राफ्ट दौलत बेग ओल्डी पे लैंड नहीं कर पा रही थी जब तक कि वेस्टर्न एयर कमांड के सीएनसी एमएम सिंह ने एक सरकार के एडवाइस के खिलाफ एक कदम लिया कि वो अपने एयरक्राफ्ट को लेके गए और दौलत बेग ओल्डी पे सिर्फ अपना सिक्का जमाने के लिए लैंड किया था, जिसके चलते कि मनमोहन सरकार बहुत शुभ थी उसके ऊपर में कि आपने ऐसा एक्शन क्यों लिया, क्योंकि उससे चीनी जो थे वो काफी नाराज हुए थे। तो कार्तिकेयन जी, कांग्रेस इसकी बात न करें वो बेहतर है। मैं ये बीजेपी के सलाहकार नहीं हूं, मैं डिफेंस पर्सनल हूं, मैं अपनी आवाज बोल रहा हूं जो कि हमारे पेपर्स पे हैं। लेकिन जहां तक मैं उनसे जो मैं वैरी करता हूं, जो डिफर करता हूं, वो राहुल गांधी के बारे में है। राहुल गांधी का जो भाषण था, ये जो 370 के बाद जो एब्रिगेशन हुआ था, उन्होंने बड़े क्लियर शब्द में कहा था कि भारतीय सेना कश्मीरियों को गोली मार रही है, कश्मीरी भारतीय सेना के हाथों में गोली मारे जा रहे हैं। ये पोस्ट 370 में कहा था, जबकि एक भी गोली नहीं चली थी। तो इसके लिए तो देश कभी भी राहुल गांधी को माफ नहीं करेगा। और ये सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, आप दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, आप कितने सारे नेता हैं कांग्रेस के, उनके भाषण को देख लीजिए, उनके बकवासों को देख लीजिए, सिद्धू को देख लीजिए। ये सब जो हैं, सीधे शब्द में अगर मैं एक आर्मी ग्रुप कैप्टन के हिसाब से कहता हूं तो देशद्रोह से कम नहीं है ये। और मोदी सरकार जितना इनको तवज्जो दे रही है, उनको चाहिए था कि इनको देशद्रोही का सजा दें, लेकिन वो सब नहीं कर पा रही है। ये डेमोक्रेसी कैसा है जिसमें आप देश को गाली देते हैं। कांग्रेस आज ये भूल गई है कि गवर्नमेंट के खिलाफ और देश के खिलाफ में क्या एक थिन लाइन है, वो लाइन कांग्रेस आज भूल गई है। इस बात का हमें अफसोस है सर। लेकिन अफसोस तो हमें भी होता है ना सर कि आप एक ही राष्ट्र को लेकर दो अलग अलग नीतियां अपना रहे हैं। आप देखिए आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो साफ अपने बयानों में बोलकर गए थे कि जब तक चीन पर हमारी निर्भरता कम नहीं होगी, हम कभी उसके सामने सीना चौड़ा करके नहीं खड़े हो पाएंगे। वो उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे क्या? और पाकिस्तान अब 56 इंच का सीना, लाल आंखें किससे दिखा रहे हैं? हम वेट करते हैं सर कि हमारे बल्क में सैनिक शहीद हो जाएं, उसके बाद हम जागे और उसके बाद हमारी तरफ से कोई कार्रवाई की जाए। हम इस चीज का इंतजार करते हैं। पल्लवी जी, मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूं आपको। ये सच्ची निंदनीय चीज है कि हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जरा किसी से पूछिए किस चीज का इंपोर्ट कर रहे हैं। हम वो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कच्चे माल हैं जिससे हमारी आत्मनिर्भरता आगे बढ़ रही है, इसलिए वहां से इंपोर्ट हो रही है। और दूसरा जो है वो ऑनलाइन चीजें जो है, ऑनलाइन मार्केट है। आज आप अमेज़न को देख लीजिए, फ्लिपकार्ट को देख लीजिए और किसी को देख लीजिए, उसमें चीनी सामान भरे हुए हैं जिसके के जो प्रमोटर हैं वो इंडिया में बैठे हुए हैं। तो जब हम यहाँ पे इंडियन हैं, अब सरकार इसके ऊपर में ऑनलाइन जो मार्केट है, अगर इसके ऊपर में भी अगर वो अपना शिकंजा कसे तो फिर कल को सब रोना शुरू कर देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि इंपोर्ट बंद नहीं हुई चीन से, लेकिन चीन से अभी आज के दिनों में कच्चे माल का इंपोर्ट हो रहा है, जिससे भारत का अपना जो इंडस्ट्री है वो निर्भर होगा। क्योंकि उन कच्चे मालों को भारत में बनाने के लिए अगले कम से कम 10 साल का आपको प्रोग्राम चाहिए। मोदी के अभी सिर्फ 7 या 8 साल हुए हैं। वो तो 25 साल का विजन लेकर चलते हैं सर। अभी बजट 1 साल का होता है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 25 साल तक ये काम आएगा। तो वो उनकी तो खैर छोड़िए, उनके बयानों पर तो मैं जाना ही नहीं चाहती। कार्तिकेय सिंह जी सुनिए सर, अभी 200 तोपें और मंगवाई जा रही हैं भारत की तरफ से, जिन्हें चीन बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा वहां पर पहले से कई राइफलें तैनात हैं और ना जाने किस किस तरह के हथियार तैनात हैं।
और सिर्फ इसी बात का है कि अगर जरा सी कुछ भी गड़बड़ हुई तो इस बार हमारे भारतीय सैनिक चूकेंगे नहीं। मैं बोलूँ? जी बताइए। अच्छा जी, मैंने आपकी बात सुन ली थी, इसलिए मैंने कहा कि अब डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं आप लोग, इसलिए बड़ी इज्जत कर रहा था। मैं भी सीडीएस क्वालिफाइड हूँ, मैं भी 4-5 बार एसएसबी में जा चुका हूँ और मेरे अंदर भी वही खून और वही जज्बा है। लेकिन आप किसी को जिस जगह में हमारे सर्वोच्च नेता के लिए, हमारे नेताजी के लिए बोला, जिसको पूरा देश मानता है, प्यार करता है राहुल जी के बारे में, तो उसको मैं पूरी तरीके से आपको कंडेम करता हूँ। देशद्रोही बहुत बड़ा शब्द है और आप एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं और आप एयरफोर्स में रह चुके हैं, ग्रुप कमांडर रहे हैं, तो आपको इस शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आप सेना में रहे हैं तो मैं आपको और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा यहाँ पर। मुझे एक एक करके इनके शब्दों बातों पे आ जाता हूँ। पल्लवी जी, अभी अभी आपने खुद ही कहा कि जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, 125 बिलियन डॉलर का ट्रेड बढ़ा हुआ है। तो ट्रेड अगर आप इंपोर्ट, वहां पे आप क्या कहते हैं, उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डिपेंडेंसी यहाँ के छोटे बड़े जिनका वो रोजगार है उस पर बढ़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें कि आप डिफेंस एक्सपर्ट है, आप बिल्कुल, आपकी इज्जत है सर, लेकिन आप इकोनॉमिकली एक्सपर्ट ग्रुप में बहुत ही एक वियर्ड सी बात कर रहे हैं, जिसको कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट होता तो सुन के अपना सर पकड़ चुका होता। मोदी गवर्नमेंट को 8 साल हो गए हैं, 4-5 साल नहीं, 8 साल बहुत लंबा समय होता है। और उसमें होता है कि आपने ऐसे कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सी चीजें अडॉप्ट करी है जिससे आप पे, आपकी जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी वो चाइना पे कम हो, लेकिन वो लगातार बढ़ती जा रही है। यही सरकार है, यही मोदी जी हैं जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बड़े बड़े नारे दिए थे। उसके बाद आज हमको लगभग 100 बिलियन डॉलर उनसे हमको ट्रेड अपना बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, लगातार चाइना रीजन पे कंस्ट्रक्शन कर रही है, लगातार अरुणाचल में अपनी कॉलोनीज बना रही है, डोकलाम पे बना रही है, गलवान में उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पैगोंग में चल रहा है। उसके बारे में आप झाजी अगर बताएं तो मुझे लगता है कि आप न्यूट्रल होकर के इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने 62 की बात करी थी, तो आपको 67 और 68 में जो वॉर हुई थी, छोटी लेवल हुई थी, उस पर इंडिया की जीत हुई थी, उस पर भी प्रकाश डालना चाहिए था, ताकि देशवासियों को उसके बारे में भी पता चलता। 13 के बारे में क्या लीगैलिटी है, अगर वो इतना ही लीगल होता तो ये जो भाजपा सरकार है ना, कांग्रेस सरकार को हर समय कोसते रहते हैं, तो वो सच्चाई लेकर दौलत बेग के हमारे सामने आ गई होती। आपको मुझसे पूछने की जगह नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहिए था कि जब उन्होंने बोला था गलवान में नहीं आए थे, क्योंकि आप एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपको उनसे ये भी पूछना चाहिए था कि क्या देश का प्रधानमंत्री देश के सामने झूठ बोल रहा था। अगर देश का प्रधानमंत्री सत्य बोल रहा था तो क्या देश का रक्षा मंत्री, क्या देश का विदेश मंत्रालय झूठ बोल रहा था कि यहाँ पर आए हैं कि नहीं आए हैं। और राहुल जी के बयान को आप बार बार बोल रहे हैं सर, अगर आप उस बयान को पूरा देख लेंगे तो उनका मतलब है कि कश्मीर के लोग वो गोलियों का शिकार हो रहे हैं, आतंकवाद से, वो वहां पे खून का शिकार हो रहे हैं, वहां पे लोग मारे जा रहे हैं, मासूम मारे जा रहे हैं। और आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, तो सर आपको ये भी सवाल पूछना चाहिए था कि 2 साल हो गए हैं, वहां पर कितनी इन चीजों में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में कितनी कमी आ गई है। आपको ये भी पूछना चाहिए था कि पठानकोट में आईएसआई को लाने वाली कौन सी सरकार थी। आपको ये भी पूछना चाहिए था कि उरी बालाकोट में आपके कैंप के अंदर तक आतंकवादी कैसे आ गए। आपको ये भी पूछना चाहिए था कि 200 टन कहते आरडीएक्स कैसे पहुंच गया था। सिर्फ एक तरफा बातें नहीं होती हैं सर, इसलिए कह रहा हूँ, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे मन में उसके लिए पूरी इज्जत। मैं कुछ बताऊं, आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन ये बात भी है कि ये सवाल भी आपको पूछने चाहिए थे, क्योंकि जो सरकार वर्तमान में होती है सवाल उससे पूछा जाता है। अगर भाजपा वाले होते तो मैं इनको उनका इतिहास इनका याद दिला देता। ये वो पार्टी है जो एक बार जनसंघ बन के आती है, ये वो पार्टी जनता के सामने जनता पार्टी बन के आती है, ये वो पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी बन जाती है 1984 में। तो उसको नाम बदलने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, और सत्य का सामना करने की तो इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं कि आप उस सत्य को लोगों के सामने लाएंगे। और 8 सालों में सरकार ने इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, भारत की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक इस सरकार ने जो लोगों के सामने लाई, इसके बारे में भी आप अपनी 2-3 बात रख दें। सर ऐसा है कि मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर आपने जो तमाम सवाल खड़े किए हैं, आपकी बातों से लग नहीं रहा है कि उनकी विदेश नीति का कोई भी एक भी ऐसा पहलू हो जो आपको समझ में आ रहा हो। जबकि हकीकत यह है कि कई देशों के साथ हमारे संबंध घनिष्ठ भी हुए हैं। इजराइल जैसे देशों के साथ संबंधों को हमने देखा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठा नहीं पाया, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सके। जीएसटी और सीएए जैसे विवाद भी मोदी सरकार के कामों के आगे आड़े नहीं आ पाए। तो इन्हें आप किस नजरिए से देखते हैं? ये सब फेल है क्या? भारत वो देश है जिसने नेहरू जी के टाइम से इंदिरा जी के टाइम पे ऐसी अंतर्राष्ट्रीय नीति दी थी कि हर देश को, हर विदेश के एक विदेश तो को नहीं हटा पाए सर खड़ा होना पड़ा था। 370 तो नहीं हटा पाए सर आप, और हटा भी लेते तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर किस तरीके से चर्चा होती, क्या वो आप संभालते? मैं बात करने के तैयार था, मैं उस पर भी बात करने के लिए तैयार हूँ। 370 पर आप बात करना चाहेंगे मैं उस पर भी कर लूंगा। ठीक है, एक बार मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। सर एक सेकंड, देशबंधु जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देशबंधु दीक्षित जी। सर स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। दीक्षित साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मैं आवाज आपको मिल रही है। सर चर्चा हमारी काफी देर से जारी है पाकिस्तान और चीन को लेकर। इमरान खान गए हैं, उन्होंने फिर से कश्मीर का राग अलापा है, इसी पर लगातार चर्चा चल रही है। आपकी विदेश नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं सर कि इतने मंचों पर जाकर हर बार पाकिस्तान अपना रोना रोता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसकी जुबान पर लगाम नहीं है।
नहीं पल्लवी जी, जैसा कि आपने बात किया, पाकिस्तान की तो शुरू से नियति ही ऐसी रही है, वो हर मंच पे हमारे पीठ पे चाहे हमारे श्रद्धेय माननीय अटल जी की सरकार हो, हमने तो कई हर बार दोस्ताना रवैया रमाया, लेकिन पीठ पीछे से जो है छुरा घोंपने की आदत इनकी है। और भी हमारे एक मित्र बोल रहे थे धारा 370 पे डिबेट करने को तैयार है। आपने बताइए धारा 370 का मामला 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं सुलझाओ? 10 साल तक आपकी सरकार रही केंद्र में, आप धारा 370 नहीं समाप्त कर सके। और आज जब धारा 370 हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवटता का प्रमाण है, समाप्त हो गया और शांति जम्मू कश्मीर वही जहां आतंकवाद की रोज हमारे सैनिक जो है वीर सैनिक शहीद होते हैं, और आप लोग उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। संप्रदायवाद के नाम पे कांग्रेस जो है, इनको खुद नहीं हमारे राहुल बाबा क्या बोल देते हैं, कभी इटली की तारीफ करते हैं, कभी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। आप बताइए, जब से 8 वर्ष की सरकार हमारी रही है केंद्र में, हमारा मान सम्मान विश्व गुरु बनने में कहाँ सम्मानित हुआ? विश्व के जितना भी देश हो। और रही बात, अभी हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे, तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जब बढ़ती है, आज जीडीपी हमारी 9 पॉइंट, आप भी जानती हैं कि पिछले 2.5 वर्ष से जो वैश्विक त्रासदी हमारा देश भोग रहा, उसके बाद भी विश्व की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चूर हो गई। तो अगर हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध सही नहीं होते और आज हमारी आपदा में भी प्रबंधन की व्यवस्था सही ना होती, तो हम हर मोर्चे पे हमने सफलता दिखाई। और निस्संदेह जो है हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है। और पाकिस्तान का ये जो षड्यंत्रकारी मुखौटा है और हमारे इमरान खान का जो वक्तव्य आए दिन होता है, यह उनके षड्यंत्रकारी नीति का परिणाम है। और वो देश कभी अपने बाज नहीं आएगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने हर वक्त भी देश का मान सम्मान बढ़ाया और आगे भी ऐसे ही मान सम्मान बढ़ेगा। हम अपने मान सम्मान के साथ कहीं भी समझौता नहीं करेंगे। चलिए दीक्षित साहब, बने रहिए आप हमारे साथ। झा सर कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए झा सर। जो अभी कार्तिकेय जी बताए थे और बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे, देखिए ये लोग अपनी अपनी दृष्टि से कहीं न कहीं ठीक हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर हम मानते हैं कि मोदी सरकार काफी इफेक्टिव है, और हम जानते हैं हम ये भी जानते हैं कि मोदी सरकार ने इस 7 साल में इतने सारे काम किए हैं कि शायद बहुत सारे लोग जो पिछली सरकारों के 70 साल थे उससे कंपेयर करने के लिए उन्मुक्त हो जाते हैं, उस बाध्य हो जाते हैं। बहुत कुछ किया हुआ है। हमारे डिफेंस सर्विसेज ने इतनी सारी चीजें की हुई है कि हमें पता है कि गलवान में जब ये इंसिडेंट हुआ था, उन दिनों में भारत के पास इंसास राइफल था, हमारे पास में एक भी असॉल्ट राइफल्स नहीं थे, जो कि पिछले लगभग 2.5 साल में 1.5 साल में इन्होंने प्रोक्योर किए हुए हैं, यहाँ पे बनना शुरू हुआ है। डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस इन कुछ सालों में बहुत अच्छी हुई, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, ये हुई है। लेकिन जहां पे विदेश नीति पे सवाल कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि आपका आधा अधूरा रवैया पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ क्यों है। हम ये सवाल उठाते हैं कि जब जानते हैं कि चीन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो आपकी विदेश नीति चीन के खिलाफ क्यों सशक्त नहीं है? आप अभी भी क्यों वन चाइना पॉलिसी मानते हैं? आप ताइवान को डिप्लोमेटिक दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप चीन को हर उस प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं खींच रहे हैं जहां पे पूरा देश यूएन, ह्यूमन राइट्स, यूएनएससी सब उसको क्वेश्चन करे कि तिब्बतन जो एग्जाइल सरकार है आपके हमारे भारत में रह रही है, आप उस एग्जाइल गवर्नमेंट को मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जहां पे कि भारत सरकार, मोदी सरकार कहीं न कहीं पीछे पड़ रही है, एक ढुलमुल रवैया जो है वो अपना रही है। जी जी जी, कार्तिकेय जी। पल्लवी जी, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि बीजेपी वाले जब आते हैं व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर के वही घिसी पिटी बातें दोबारा करने लगते हैं। ये बीजेपी के जो प्रवक्ता है, अगर इनको पता होगा 23 मार्च को क्या होता है, 23 मार्च को पाकिस्तान अपना पाकिस्तान डे मनाता है, क्योंकि 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान ने एक अलग देश बनाने की मांग रखी गई थी। उसी में योर हाइनेस करके जिसने चिट्ठी लिखी थी, उस व्यक्ति का नाम पता है क्या है? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। बिना बताए देश पाकिस्तान में कौन पहुंचा था, पता है उस व्यक्ति का क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी।
ठीक है। अभी 370 हटने के बाद अभी सवाल पूछे कितने देश के सैनिक शहीद हुए होंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। कितनी वहां पर घटनाएं कम होगी उसके बारे में कोई डेटा कोई फैक्ट लेके नहीं आ पाएंगे। क्रॉस बॉर्डर कितना कम हो गया उसके बारे में कोई फैक्ट कोई डेटा लेकर के नहीं आ पाएंगे। और झाजी आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको सर आपसे बहुत सीनियर है, अगर कोई जमीन हमें बंजर जमीन मिले ना उससे हमको हमारा घर बनाना हो या आप कभी अपना घर बनाएंगे, आप नींव रखेंगे, ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, दूसरी फ्लोर बनाएंगे, तीसरी फ्लोर बनाएंगे, उसकी सीमेंट ईंट पत्थर उसमें बहुत मेहनत लगेगी। और फिर कोई आपकी 3 पीढ़ी के बाद कोई बच्चा उस पर आगे बल्ब लगा के अगर खुदाई करना शुरू कर देगा ना तो उसको बहुत काम नहीं मान लिया जाएगा। ये देश बहुत एक कहते हैं सूक्ष्म कण था जहां से बनना शुरू हुआ। इस देश की उस समय जो कहते हैं प्रति व्यक्ति की जो जीवन जीने की एज थी वो 32 साल थी। 235 रुपए प्रति व्यक्ति आए थी इस देश में, कोई इंटरनेशनल रिलेशन नहीं था। ये देश तब सशक्त हुआ। इस देश ने ना चाइना के साथ जाना, सॉरी माफ कीजिएगा, जहाँ रशिया के साथ गया ना यूएस के साथ गया था, तब इसने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ ये देश गया था। ये देश उसके बाद 62 में 65 में 71 का युद्ध लड़ा हुआ था सर। ये देश ऐसे नहीं बढ़ा हुआ। इस देश में गरीबी कहाँ थी और कहाँ से हम कहाँ है, ये वही देश है। तो इस देश में अगर आप इस देश के 70 सालों का इतिहास नहीं उठाना चाहिए सर। आप भी रहे होंगे, आपके भी दादा परदादा ने इस देश का इतिहास देख रखा है सर। पता है कार्तिकेय जी, मैं जी कभी भी इस बात से अग्री नहीं करती जब बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता कहता है कि 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती। हम जानते हैं किसी को खड़ा करना, किसी देश को बनाना इतना आसान नहीं है, और कांग्रेस को योगदान, जो कांग्रेस का योगदान है उसे कोई नहीं भुला सकता। लेकिन आप ही के नेता जब सवाल खड़े करते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं पूछने के लिए। मैंने शुरुआती संबोधन में पूछा था कि नटवर सिंह ने ऐसा क्यों कहा। सर, नटवर सिंह तो भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं है कि वो आप पर निशाना साध रहे हो। पूर्व विदेश मंत्री रहे यूपीए सरकार में, उन्होंने ही ये बात बोली कि राहुल गांधी को समझाना चाहिए, तो वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? मैम अगर आप देखिए पल्लवी जी, मैं आपकी वैसे बहुत इज्जत करता हूँ और आपके चैनल की बहुत इज्जत करता हूँ कि आप लोग निष्पक्ष होकर चलते हैं। हम सबके लिए, हर पार्टी के लिए हम निष्पक्ष होकर चलते हैं। देखिए अगर आप नटवर जी की बात कर लेंगे तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में आपसे कह दूंगा कि आप फिर सुब्रमण्यम स्वामी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। वो तो सुबह शाम ट्वीट करके मोदी जी को नसीहत देते रहते हैं। देखिए जो इंसान उस समय सरकार में है या प्रतिनिधि के रूप में है उसकी बातों में इम्पैक्ट होता है। नटवर जी हमारे साथ कितने हैं और कब से नहीं है ये पूरा देश जानता है। तो उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, बात उसकी नहीं है। बात है कि राहुल जी ने जो सवाल पूछे वो कितने वास्तविक हैं, वो कितने जमीन के स्तर के हैं, वो देश उसको कितना मानता है। अगर राहुल जी ने संसद में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया तो वो देश जानना चाहता है। चाइना पे इंडिया का क्या स्टैंड है वो सिर्फ राहुल जी नहीं पूरा देश जानना चाहता है। गलवान में क्या हुआ था वो हम नहीं पूरा देश जानना चाहता है। यहाँ पे लगातार आतंकवाद कैसे जम्मू कश्मीर की वैली में बढ़ता रहा ये पूरा देश जानना चाहता है। तो बहुत सवाल करे हुए हैं। तो झाजी ने जो चीज बोली मैं उस बात पे फिर आ जाता हूँ। 370 हटने के बाद जो उनके वक्तव्य हैं उस पूरे भाषण को वो सुन ले। सिर्फ एक बात को निकाल करके सर नहीं बोला जाता कि उन्होंने बोला कि इंडिया की आर्मी कर रही है। इस देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार के उसमें लड़े हैं सर। कार्तिकेय जी आपको इसी पता होना चाहिए कि जिस डोजियर को लेके पाकिस्तान यूएन गई थी, ह्यूमन राइट्स में गई थी, उसमें राहुल गांधी का बयान था, उनके सारे संदर्भ थे। तो आप ऐसा काम क्यों करते हैं जिसके चलते कि आपके दुश्मनों को आपको यूएन काउंसिल में ले जाके खड़ा करने की जरूरत पड़ जाती है। और ये सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है। आप मणिशंकर अय्यर को ले लीजिए, आप दिग्विजय सिंह को ले लीजिए, आप कितने सारे बयान। एक बताओ ना क्या क्या बयान दिए। मैं तो तैयार हूँ, आप बयान बताते रहिए, मैं जवाब देता रहूंगा। देखिए मणिशंकर जी अय्यर गए थे पाकिस्तान, उन्होंने वहां पे क्या किया था, मोदी सरकार को किस तरह से हटाया जाए, हमारा साथ दीजिए। देखिए आप अपने कन्वीनियंस से कुछ भी गलत और कुछ भी सही शायद करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है कार्तिकेय जी, जो सत्य है वो सत्य है, वो झूठलाया नहीं जा सकता है। ये नेता चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे सिद्धू हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे और बहुत सारे नेता हो, इनका जो इनका एक तरीका रहा है देश को बदनाम करने का, देश को शंकित करने का, ये कभी भी मान्य नहीं है। कम से कम एक फौजी को तो कभी मान्य नहीं होगा। अभी जब आडवाणी जी जिन्ना जी के चादर चढ़ा करके आए थे, बोला था सबसे बड़े देशभक्त है, वो देश का मान सम्मान बढ़ा था उस समय। आप उसकी से एग्री करते हैं? जब नरेंद्र मोदी अलग आप एक अलग संदर्भ ले रहे हैं। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा सर आपने जो बात बोले, अगर उन नेताओं ने बोले हैं वो प्रूफ के साथ है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ।
क्योंकि आप एक पक्ष को लेकर चल रहे हैं, मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ। ठीक है सर, अगर दीक्षित साहब का एक बार पठानकोट में कर अगर लेते हैं। ISI सब देश दीक्षित में जी, आया आवाज तो आप मिल रही है डिफेंस आपको? एक्सपर्ट के रूप में उस बात को हाँ, सही पल्लवी बताते जी, हैं आप कि मिल गलत रही है। बताते हैं, आप ठीक ये है, बताइए। देशबंधु दीक्षित जी, अभी एक बार फिर से इमरान खान के ने कहा है और इनके अलावा पाकिस्तानी आने से का भी ये बयान सामने आया है कि हम स्थितियां सामान्य चाहते हैं, उसके लिए बातचीत की पहल हो, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार हालांकि बातचीत का माहौल नहीं बना रही है। पल्लवी जी, हमने अनेक प्रयास किए। देखिए, हमारा देश हमेशा शांति का समर्थक रहा है और हमारी तीनों सेनाएं, हमने बार बार विश्व के हर पटल पर इनको मौका दिया, लेकिन हर बार इन्होंने पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। और अब मैं अभी कांग्रेस के मित्र से कह दूंगा, राहुल बाबा का तो बयान ऐसा होता है जैसे सुबह सूरज निकलता है और शाम को सूरज डूबता है, तो उनके वक्तव्य को मैं कभी गंभीरता नहीं लेना चाहता हूँ। और मैं एक बात आपके चैनल पे बहुत स्पष्ट रूप से कह दे कि हमारी सीमाओं सक्षम है और हम अपने पड़ोसी देश से हमेशा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अब हम इतने सक्षम हैं कि किसी के न किसी दबाव में आने वाले हैं और न, और अगर कोई हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा तो हम संभव है, हमारी तीनों सेनाएं इतनी सक्षम है कि मुंह तोड़ जवाब देंगी। क्या हर चीज का अंत युद्ध होता है सर? हर समस्या जो अगर सीमाओं पर आ रही है उसका अंत युद्ध है, उसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं। पल्लवी जी, जो आपने कहा युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन एक कहावत है कि सठे साठ्यम समाचारित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार। आपने चाहे देखा हो 62 की लड़ाई हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल का हो, अनेकों बार हमने प्रयास किया विश्व के हर एक पटल पर, लेकिन हर बार हमें दोस्ती के नाम, शांति के नाम पे, शांति की व्यवस्था के नाम पे छुरा भोंका गया, धोखा दिया गया। लेकिन अब हम मुंह तोड़ जवाब, हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना सशक्त है, जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा को। युद्ध कोई भी नहीं चाहता और युद्ध की परिणति हमेशा पश्चाताप ही होती, लेकिन हमारा पड़ोसी देश हमारे वीर शहीदों को छद्म युद्धों के द्वारा जो वीर गति शहीद होते हैं, ऐसा है दीक्षित उसकी साहब, बात को लेता है पाकिस्तान और को हम लेकर सक्षम है आपकी अपने नीति देश की क्या सुरक्षा रहती के है साथ कोई वो समझौता लगभग नहीं स्पष्ट करेंगे। है। पाकिस्तान को लेकर आपकी नीति क्या होती है वो लगभग स्पष्ट है, लेकिन चीन को लेकर आप स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं कि चीन पर आपकी विदेश नीति क्या है। बिल्कुल सही। हेलो, आवाज मिल रही है दीक्षित साहब? आपका प्रश्न एक बार दोहरा दे, मैं सुन नहीं पाया। दीक्षित साहब, मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि पाकिस्तान को लेकर तो आपकी नीति स्पष्ट है कि किस तरह का रवैया आपने पाकिस्तान को लेकर अपना रखा है, लेकिन चीन को लेकर आप लोग स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि परिस्थितियां क्या है और आपकी नीति क्या है, किस तरीके से इस चीन की समस्या से आप निपटना चाहते हैं। इस नीति पर अभी तक बिल्कुल भी तस्वीरें साफ नहीं है, सब कुछ धुंधला नजर आता है। नहीं पल्लवी जी, हमारी सरकार की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है। हम आत्मनिर्भर हैं और हम अपनी देश की सुरक्षा किसी भी मोर्चे में करने के लिए सक्षम हैं, और हमारा पड़ोसी देश जिस भाषा में हमसे बात करेगा हम उसी भाषा में उसको जवाब देंगे, और हमारी विदेश नीति पूर्णतः सही है। पिछले 10 सालों में आपने देखा इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनके अर्थशास्त्र का आज तक मुझे अनर्थ कभी नहीं समझ पाया कि 10 साल में जीडीपी कहाँ गई थी और देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। इसी कांग्रेस मित्र को मैं बताना चाहता हूँ, इन्हीं के प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री का वक्तव्य था कि जब हम 1 रुपया बेचते हैं तो वो नीचे आते आते तक 15 पैसा। तो भ्रष्टाचार के आतंक में डूबा हुआ आदमी अगर बात करे विदेश नीति की तो बड़ी हंसी और हास्यास्पद स्थिति लगती है, और हमारी विदेश नीति सक्षम है और हम अपनी देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहेंगे। चलिए जहाँ साहब, मुझे भी हंसी आ रही है, आज तो सब बस एक ही बात रट कर आए हैं कि हमारी विदेश नीति सक्षम है और हम अपनी सेनाओं पर पूरा विश्वास रखते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। बताइए। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि चीन के प्रति हमारी विदेश नीति बिल्कुल साफ है। मुझे इस पे हंसी आती है। जो नेहरू जी ने शुरू किया था वन चाइना पॉलिसी, वो अभी तक क्यों लागू है? आप इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आपने कहा कि वी नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज वन चाइना पॉलिसी? ताइवान को लेके आपकी क्यों ढुलमुल रवैया है? आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए।
लोब्सांग चले गए। अभी जो आपकी जो यहाँ की इन एग्जाइल तिब्बतन गवर्नमेंट है, आप उसको मान्यता दीजिए। आप तिब्बतन कॉज जो है उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? आज सब लोग देश दुनिया में उघर मुसलमान करके चिल्लाते हैं, लेकिन तिब्बतन का कॉज कोई नहीं ले रहा है। क्यों भारत चुप है? क्योंकि हमारे धरती पे तिब्बतन सरकार एग्जाइल में रह रही है जी। तो ये चीज हमें एयर करना होगा। तो जहां तक चीन की पॉलिसी है, यहाँ पे हमारा रवैया जो है बहुत ही ढुलमुल है। हम जानते हैं कि अभी का रवैया पिछले सालों से बहुत बेहतर है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए हमको एक अलग तरीके से उनको देखना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि चीन जब भी चाहे वो आपका जो है वो आपको बदनाम करें और आप चुपचाप रहें। बिल्कुल। अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक बार भी वक्तव्य नहीं आया हुआ है कि जो पेंगोंग पे अभी जो पुल बना रही है चीन, ये हमें मान्य नहीं है, ये इलीगल है। अभी तक एक भी इनका आया नहीं है। एकदम सही है सर, क्योंकि चीजें क्लियर करना नहीं चाहते हैं। ये अभी सब कुछ धुंधला है, उसे धुंधला ही रखना चाहते हैं। समय की कमी, इसलिए कार्तिकेय जी जल्दी से आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं। मैम बस 2-3 बातें ये बोल लीजिए। देखिए, पाकिस्तान पे इनका रवैया बड़ा क्लियर सा है। जब भी चुनाव आएगा तब इनको पाकिस्तान की याद आ जाती है। 5 साल फिर इनको याद नहीं आएगा, आखिरी के 5वें साल आता है। चाइना के साथ इनका ये रवैया, प्रधानमंत्री के मुंह से आपने आखिरी बार चाइना शब्द कब सुना था, आप बताइएगा। देश के 56 इंच के प्रधानमंत्री अपने को बताते हैं, सबसे कद्दावर नेता बता रहे हैं, झाजी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। तो आखिरी बार बताइएगा चाइना का नाम कब लिया था। अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करी थी, नेपाल ने काला पानी लिम्पिया धुरी को अपने अंदर बता दिया कि हमारा हिस्सा है, सरकार ने कुछ नहीं बोला। आप ग्रोथ की बात कर रहे थे, आप बांग्लादेश से कंपैरिजन कर लीजिए, ग्रोथ बांग्लादेश की कहां पे जा रही है, इंडिया की कहां पे जा रही है। चाइना ने तो माफ कीजिएगा, श्रीलंका ने आपका फाइनेंशियल एड लेने से मना कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान है, दोहा अकॉर्ड होता है, यूएस तालिबान को रिकॉग्नाइज करता है, भारत को स्टेक होल्डर भी नहीं बनाता है। भारत अफगानिस्तान पे बात करने के लिए पाकिस्तान को, चाइना को बुलाता है, पाकिस्तान चाइना आने से ही मना कर देते हैं। तो ये तो नीति है इनकी। तो विदेश नीति पे विपक्ष हमेशा सवाल पूछता है। राहुल जी या कांग्रेस का कोई भी अगर साथी सवाल पूछ रहे हैं तो इसी बातें पूछ रहे हैं कि आपने जैसे कहा पल्लवी जी कि धुंधली नीति है, तो देश के सामने धुंधलापन रखना चाहते हैं, हवाई बातें करना चाहते हैं। 50 साल बाद ये होगा, 25 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ये होगा। आदि अगर हम इकोनॉमी की भी बात आपने बोली थी ना कि आप ट्रेड समझा रहे थे, तो यही भाजपा सरकार है जो ऐप बैन करती है तो ऐसा हंगामा करते हैं कि पता नहीं चाइना पे क्या ही हो जाएगा, चाइना के साथ क्या ही होने वाला है, हमने ऐप बैन कर दिया। और जब आपका विदेश के साथ जो विदेशी ऋण है, आपका ट्रेड डेफिसिट है, वो लगातार बढ़ रहा है, तो ये सरकार चुप हो जाती है। तो सवाल इसके ऊपर पूछा जा रहा है सर, और ये सवाल पूछे जाएंगे, बड़ा लाजमी है, क्योंकि विदेश नीति कहीं नहीं दिख रही है। हम रशिया के साथ लगातार गैप बनाते जा रहे हैं और रशिया और चाइना अपने पास आता जा रहा है। चाइना, रशिया, पाकिस्तान ये क्लोज होते जा रहे हैं, आप ये बात बिल्कुल मानेंगे। और हमारा अंतर्राष्ट्रीय उसमें हम देखें अपने आप को, इन तमाम तो हम सवालों का बिल्कुल अलग ही जवाब करते जा रहे हैं। आपको यही सुनने को मिलेगा। हमारी सेना मजबूत है, हमारा देश का प्रधानमंत्री मजबूत है और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज का मुंह तोड़ जवाब देना है। एक तरफ पाकिस्तान के लिए आप नीति चलाते हैं कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती, तो चीन के साथ आप कैसे बातचीत और व्यापार सब एक साथ कर रहे हैं, ये समझ से परे है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से पाकिस्तान के द्वारा चीन में जम्मू कश्मीर का मसला उठाया गया है और ये कहा है पाकिस्तान ने कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चीन के मसले पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और इस मसले को सुलझाने में मदद नहीं की। अब खैर देखने वाली बात रहेगी कि एक बार फिर से इमरान खान जो मदद मांगने के लिए पहुंचे हैं चीन से, क्या वो मदद उन्हें मिल पाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।